पिग फार्म शुरू करने से पहले सबसे पहले जो जरूरी है वो है आपका पूंजी। आपके पास एक प्रॉपर पूंजी होनी चाहिए जिसको आप इस पे लगाएंगे, क्योंकि मेन खर्चा जो आता है वो इनके खाने पे आता है। फीडिंग का इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, किसी भी जानवर से आप कंपेयर करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा इनकी फीडिंग कॉस्ट पड़ती है। दूसरी, आप फार्म शुरू करने से पहले या तो जिनका फार्म चल रहे हैं उनके फार्म पे विजिट करिए, उनके फार्म पे देखिए कैसे वो मैनेज करते हैं, कैसे काम करते हैं, और किसी अच्छी जगह से एक ट्रेनिंग लीजिए जिससे आपको सारी चीज़ें पता चल जाए। केवल वीडियो देख के या दूसरों की बात सुन के आप कभी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। मैं आज तक भी ऐसा हो जाता है, बहुत सी चीज़ें नहीं ऐसी हो जाती जो हमें 1.5 साल बाद ही पता नहीं चली, तो नए आदमी के साथ तो बहुत दिक्कत होती है। फिर वो क्या है, वो अपनी हिम्मत हार जाता है। नई नई चीज़ें सामने आती है, नई नई दिक्कतें होती है, तो उसे लगता है कि मैंने शायद गलत काम कर लिया। तो इसलिए पहले प्रॉपर ट्रेनिंग लेने, अच्छे से चीज़ें समझ लें, देख लें, उसके बाद इस काम में घुसें। देखिए, जो किसान लॉस खा के गए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने पहले इसके रिसर्च नहीं करी होगी, उन्होंने देखा होगा, समझा होगा, इसलिए वो इस बिजनेस में आए थे। और ऐसा कोई नहीं करता जिसको पता चल गया कि भैया इसमें लॉस है उसके बाद भी वो अपना पैसा लगा दे। हाँ, लॉस होने के बाद आदमी काम को ही गलती निकालता है, लेकिन काम की कोई गलती नहीं होती, गलती आदमी की अपनी होती है। आप उसको टाइम नहीं दे रहे, मैनेजमेंट नहीं आपका सही है, कब उसे क्रॉस कराना है, कोई जानवर बीमार है आपको पता ही नहीं है। तो ऐसे तो कोई भी बिजनेस कर लीजिए आप, चाहे दुकान खोल लीजिए, अगर आप दुकान में भी टाइम नहीं देंगे तो नहीं चलेगी वो। तो मेन सारा मुद्दा टाइम का आता है। अगर आप टाइम दे रहे हैं, आपको चीजें पता है, प्रॉपर मैनेजमेंट है आपका, आपके हाथ में हर चीज है, तो फिर दिक्कत नहीं आती। नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं, पिग फार्म सुअर पालन कैसे किया जाता है, किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है। जो हमारे किसान भाई है बहुत कहते हैं कि सुअर फार्म में लॉस है, या तो ऐसे ही एक नई फार्मर के पास आए हैं जिसकी हम ये दूसरी वीडियो शूट कर रहे हैं, दूसरी बार शूट की जा रही है कि बहुत सारे फार्मर कहते हैं कि इनका फार्म बंद हो चुका है। तो इसलिए उद्देश्य यही है कि 1.5 साल पहले हमने इनके फार्म की वीडियो बनाई थी और आज फिर से आए इनके फार्म पर। इनसे पूछते हैं जो नए फार्मर है या वे इन्हें क्या क्या दिक्कत आप लोग फेस हुई है पिग फार्म करते समय, और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो नए किसान भाई आगे टाइम में करना भी चाहते हैं। तो हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। सर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जो किसान भाई आपको कैमरे की नजर से देख रहे हैं, अपना छोटा सा परिचय दीजिए। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम सव्यसाची है और ये मेरा एक फार्म है, सुअर फार्म है। ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट में ग्राम लावड़ पड़ता है, उसके पास देदुआ गांव है जी, वहाँ पे रोड पे ही है जो मोदीपुरम के पास पड़ता है जी। तो सर, कब आपने अपने फार्म स्टार्ट किया था सर? ये मैंने लास्ट ईयर मार्च में स्टार्ट किया था, इसका इनॉग्रेशन मार्च में हुआ था लास्ट ईयर। लगभग कितने दिन हो गए सर आपको फार्म चलाते हुए? सर 1.5 साल हो गया लगभग मुझे कंप्लीट इस फार्म को चलाते हुए। कंप्लीट 1.5 साल हो गया सर आपको। इस लाइन में सर आप कैसे आए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आपने पिग फार्म को ही क्यों चुना सर? स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें देखी थी, बहुत सारी रिसर्च की थी, बट जब मार्केटिंग के बारे में सोचा तो पता चला कि पिग फार्मिंग में मार्केटिंग का सच कोई ज़्यादा इशू नहीं है जी, और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी था, तो इसलिए मैं इस बिजनेस में आ गया था जी। 1.5 साल जैसे आपने अब हो चुका सर आपको, तो एक कुल मिला के सर कैसा बिजनेस है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे किसान भाई बहुत कहते हैं कि बिजनेस बेकार है, इसमें बहुत घाटा है, या मेरा फार्म में नुकसान हो गया। तो इसके बारे में बताइए कि लोग बहुत सारी अफवाह भी उड़ती है, बहुत सारे किसान फेल भी हो जाते हैं इसमें। तो एक किसान भाई यो को पहले बताइए सर, ये फेल क्यों हो जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे नए किसान भाई जो ये करना चाहते हैं वो किन किन चीजों पर सर ध्यान रखे? देखिए, फेल होने का तो एकमात्र रीजन ये है कि वो अपने फार्म को टाइम नहीं दे रहे जी। वो हो सकता है कोई और काम भी कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, लेकिन उनका पूरा ध्यान इस फार्म की तरफ नहीं है जी। ये साइड बिजनेस की तरह आप इसे कभी नहीं कर सकते। इसमें अगर आपको आना है तो आपको पूरा इस पे टाइम देना पड़ेगा जी। बिना इस पे टाइम दिए आप इस काम को नहीं कर सकते। तो जो टाइम दे रहा है वो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरा फार्म बंद हो गया, मैं लॉस में चला गया। हाँ, दिक्कतें आती, जैसे बीच में स्वाइन फीवर आ गया था जी, सब बंद हो गया था स्वाइन फीवर की वजह से, तो वहाँ पे जिसको लॉस हुआ उसको हुआ, ऐसा नहीं है नहीं हुआ, बट वो तो चलता रहता है। बीमारी तो किसी भी बिजनेस में लाइफ स्टॉक में आ जाती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सब बीमारी, जैसे आपने बीमारी की भी बताई कि स्वाइन फीवर आ गया था, इसमें बायोसिक्योरिटी का किस पर्पस तरीके से ध्यान रखा जाता है, या कौन कौन सी इसमें बीमारी आती है मुख्यतः, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मेन जो सबसे जानलेवा बीमारी है वो तो स्वाइन फीवर ही है जी। उसकी वैक्सीनेशन आती है, आप टाइम टू टाइम उसकी वैक्सीनेशन करिए जी, तो स्वाइन फीवर का खतरा कम हो जाता है। प्लस बायोसिक्योरिटी में ये कि बाहर वाले लोगों को ज्यादा एंट्री मत दीजिए जी। अपने फार्म पे जो भी छिड़काव वगैरह आपको करना है मेडिकेशन का, वो सब करिए। मेन ये है कि ज्यादातर बाहर से जो भी आदमी विजिटर आता है उसको एकदम से अपने फार्म पे आप एंट्री मत दीजिए जी। ये कोई विजिटिंग प्लेस नहीं है, आपका काम की जगह है, तो यहाँ पे काम की तरह ही रखेंगे, तो वहाँ पे ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं फिर आपको। जो किसान भाई देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो सर अपना जो फार्म का स्ट्रक्चर, एक तो स्ट्रक्चर दिखाइए जी। और जब आपने अपना फार्म स्टार्ट किया था कितने जानवरों से किया था, थोड़ा इसके बारे में बताइए।
जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया था तो मैंने जो शेड बनाया था वो 65 बाई 35 फीट का बनाया था जी। और मैं स्टार्टिंग में 7 फीमेल और एक मेल लाया था, जी। प्रेग्नेंट लाया था। कितने रुपए के सर आप जानवर लेकर आए थे? लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में मेरे जानवर आए थे जी। और क्योंकि मैंने शेड में अपना पूरा सब कमरा भी बनाया, लैट्रिन बाथरूम प्लस एक मेरा फीड रूम है जी। पूरा शेड है, प्लस हम लोग क्योंकि जंगलों में बैठे तो मुझे पूरा फार्म कवर कराना पड़ा। जी। तो लगभग 65 बाई 35 का जो शेड और ये सब कुछ मिला के मेरा लगभग 11 लाख रुपए खर्चा आया था उस समय। 11 लाख रुपए का आ गया था सर आपका खर्चा। लगभग कितने कैपेसिटी का सर आपका फार्म है? मेरा लगभग 300 जानवर की कैपेसिटी का फार्म है। कितने टोटल बाड़े हैं सर आप? इसमें 10 बाड़े तो छोटे हैं 6 बाई 15 के जी। और 4 बाड़े बड़े हैं 15 बाई 15 के। 15 बाई 15 के। तो अपने फार्म की एक बार विजिट करवाइए, किस तरीके से आपने बनाया है, बाड़े किस तरीके से आपने मेंटेन किया है। तो एक बार अंदर चलते हैं किसान भाइयों और आपको जो सर का फार्म है पूरी विजिट करवाते हैं। आइए। ये सर की मेन एंट्री है। तो जो आपका जो स्ट्रक्चर बताया था दोबारा से एक बार इसका साइज और बता दीजिएगा। ये पूरा 65 फीट तो लंबा है जी। और 35 फीट ये चौड़ा फार्म है। जी जी। जिसमें इस साइड के जो बाड़े हैं ये 6 बाई 15 के हैं। जो ये फीमेल का बाड़ा है सर कितना? ये 6 फीट चौड़ा है और 15 फीट लंबा है, ऐसे 10 बाड़े हैं। 10 बाड़े है सर टोटल। इसके आपने ग्रिल की क्या ऊंचाई है सर? ग्रिल ये जो यहाँ लगी है 5 फीट ऊंची है ये। 5। और पहला निप्पल कितने इंची पे लगाया आपने और दूसरा कितने इंची पे? 12 इंच पे है और 18 इंच 24 इंच पे है। 24 इंच पे है। तो ये फीमेल की बात बताइए सर, ये कितने टाइम की? इसकी ये फीमेल जो है इसकी ड्यू डेट है आज, तो इसकी डिलीवरी आज रात में या कल कभी भी हो जाएगी जी। ये जो 3 फीमेल आप लाइन से देख रहे हैं इनके तीनों की आज की ही डेट है डिलीवरी की। जी जी। तो हम इनके जब आप फार्म ले गए थे सर जबकि वे वाली है? हाँ, ये जो मेरी शुरू की दोनों फीमेल है जब मैंने फार्म स्टार्ट किया था ये तब से मेरे पास है। आपके यहाँ कितनी बार सर डिलीवरी दे चुकी है? ये 2 बार दे चुकी है, तीसरी बार इस बार देंगे। तीसरी बार इस बार दे रही है। क्या रख रखाव करते हो थोड़ा इसके बारे में बताइए। इनका जो अब जो फीड चल रहा है सर जी। जैसे मैं देख पा रहा हूँ किशन भाई को, क्या एक टाइम में सर कितना फीड दिया जा रहा है? मैं अभी क्योंकि बिल्कुल एंड मोमेंट पे है इनका डिलीवरी होने वाली है तो लगभग ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 kg का फीड इन्हें डलता है। जी जी। एक टाइम में या दोनों टाइम में? एक टाइम में। एक टाइम में जी। और आपके जो बाड़ों की संख्या 10 है और ये जो आपका सर ये वाला है जो सेट है ये इसका क्या साइज है? ये 15 बाई 15 का है। 15 बाई 15 का जी। और दीवार आपने कितनी ऊंची करी हुई है? इसके ऊपर जाली कितनी? ये 5 फीट की तो दीवार है जी जी। इसके ऊपर मैंने 5 फीट की ही जाली दी हुई है। अच्छा, 5 फीट की जाली दी हुई है। टोटल आपका स्ट्रक्चर दिखा पा रहा हूँ किसान भाई को, बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर है। तो क्या चौड़ाई बताइए आपने इसकी? 35 फीट चौड़ा है। और आपकी गैलरी की 4 फीट 4 फीट की आपकी गैलरी है, जिससे आराम से चलने में या कुछ सामान ले जाने में कोई दिक्कत ना हो। जी जी। तो 4 फीट इसकी चौड़ाई है। 4 फीट इसकी चौड़ाई है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। जो डूरॉक है सर ये मेरा बोर है जी। कितने दिन का है सर ये लगभग 9 महीने का है। 9 महीने का। क्या वेट होगा सर इसमें? 125 किलो के आसपास वजन होगा। 125 किलो के आसपास है। 125 से 130 kg के आसपास का वजन होगा। जी जी जी। ये फीमेल है। हाँ, ये F1 फीमेल है मेरी। जी जी। तो ये इसी से पैदा हुई थी ये बच्चा जी। मैंने अपने फार्म से ही निकाल के अपने पास रख लिया था। जी जी जी। तो फर्स्ट टाइम डिलीवरी है सर? ये इन तीनों की फर्स्ट टाइम होगी। तो क्या वेट होगा सर बॉडी वेट इनका 90 kg के आसपास। देखिए, एक फार्म शुरू करने से पहले सबसे पहले जो जरूरी है वो है आपका पूंजी। आपके पास एक प्रॉपर पूंजी होनी चाहिए जिसको आप इस पे लगाएंगे, क्योंकि मेन खर्चा जो आता है वो इनके खाने पे आता है। फीडिंग का इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, किसी भी जानवर से आप कंपेयर करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा इनकी फीडिंग कॉस्ट पड़ती है। दूसरी, आप फार्म शुरू करने से पहले या तो जिनका फार्म चल रहे हैं उनके फार्म पे विजिट करिए, उनके फार्म पे देखिए कैसे वो मैनेज करते हैं, कैसे काम करते हैं, और किसी अच्छी जगह से एक ट्रेनिंग लीजिए जिससे आपको सारी चीजें पता चल जाए। केवल वीडियो देख के या दूसरों की बात सुन के आप कभी चीजें नहीं समझ पाएंगे। मैं आज तक भी ऐसा हो जाता है, बहुत सी चीजें नहीं ऐसी हो जाती जो हमें 1.5 साल बाद भी पता नहीं चली। तो नए आदमी के साथ तो बहुत दिक्कत होती है, फिर वो क्या है, वो अपनी हिम्मत हार जाता है। नई नई चीजें सामने आती है, नई नई दिक्कतें होती है, तो उसे लगता है कि मैंने शायद गलत काम कर लिया। तो इसलिए पहले प्रॉपर ट्रेनिंग लेने, अच्छे से चीजें समझ लें, देख लें, उसके बाद इस काम में घुसें। इसके बाद सब किन और चीजों का ध्यान रखना चाहिए? स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बताइए। स्ट्रक्चर जो नई किसान भाई है कैसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए और कितने जानवरों से अपना काम स्टार्ट करना चाहिए? बच्चों से करना चाहिए, फीमेल से करना चाहिए? वो तो सबका अपना अलग अलग डिपेंड करता है, लेकिन अच्छा ये है कि आप फीमेल से स्टार्ट करें। बहुत सी जगह ये है कि लोग कहते हैं गिल्ड से स्टार्ट करना चाहिए, वो उसका रीजन ये होता है क्योंकि आपको पता नहीं होता सामने वाले ने कैसे रखा है, क्या रखा है। हाँ, अगर आप किसी फार्म वाले को जानते हैं, आपसे अच्छी बातचीत है, आपको सब पता है उसके फार्म के बारे में,
तो आप उससे प्रेग्नेंट फीमेल भी ला सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आप गिल्ट ला के अपने सामने क्रॉस करा के अपने सामने सब चीज करें तो शायद आपको ज्यादा फायदा होगा, लेकिन फिर उसमें वही आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा जी। तो काम तो आप किसी चीज से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हाँ, शुरू या तो गिल्ट से करें या प्रेग्नेंट फीमेल से करें। जी, स्ट्रक्चर सर कैसा बनाना चाहिए किसान भाइयों को? स्ट्रक्चर देखिए आपके जानवरों पे डिपेंड करता है। अगर आप 10 से जानवर से शुरू करना चाहते हैं तो आपको शायद इतने बड़े स्ट्रक्चर की जरूरत ना पड़े, लेकिन मेरा कहना ये कि जब एक बार आप बना रहे हैं तो आपको एक बार में ही बना देना चाहिए, जिससे आपको सब चीजें एकदम सही मिले। बाद में तोड़ के उसको बढ़ाना या कुछ करना उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो पहले से वो चीज मैनेज करके चले कि आने वाले टाइम में मैं इतने जानवर रखूंगा तो मेरे जानवर इतने ही स्ट्रक्चर में आ जाए, क्योंकि आप उसे लंबे टाइम पर केवल 10 जानवर से नहीं चलाएंगे, आप बढ़ाएंगे भी धीमे धीमे। तो पहले ही एक बार में उस चीज को कर दीजिए तो आपकी कॉस्ट भी कम आएगी। जी सर, जैसे कोई किसान 10 मादा से अपना 10 फीमेल से अपना फार्म स्टार्ट करता है, लगभग कितने रुपए का सर बजट इसे लेना पड़ेगा स्ट्रक्चर से अलग सर? देखिए, अगर 10 फीमेल आपके पास है तो स्ट्रक्चर से कम 5 से 6 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए उनकी फीड के लिए। अगर इतने पैसे हैं तभी आप लाइए। इसमें स्ट्रक्चर नहीं है और बाकी खर्चे नहीं है, ये केवल मैं उनके खाने का खर्चा बता रहा हूँ। वो सर कितना 5 से 6 लाख सर कितने महीने के लिए है सर? ये उनका पहला, आपका जो उनका पहला लॉट है, जो आपका उनका पहला बच्चे होके बिकेंगे तो वो आपके उतने पैसों में तैयार हो जाएंगे, 6 लाख रुपए के आसपास में। तो इतना पैसा तो आपके पास होना चाहिए। 6 लाख में कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको कि हाँ इतना पैसा तो लगेगा, इससे कम नहीं लगेगा, ज्यादा लग सकता है जी। देखिए, पर फीमेल अगर आप उनके बच्चे पैदा होने से उनके बच्चे बिकने तक की बात करें तो मोटा मोटा मान के चलिए 1 लाख रुपए एक फीमेल खर्चा लेती है। 10 फीमेल पे 10 लाख रुपए का है सर? फीमेल पे हाँ 10 लाख रुपए का खर्चा आता है। स्ट्रक्चर से अलग सर? स्ट्रक्चर से अलग, स्ट्रक्चर क्या और बाकी चीजों से अलग, केवल खाने का खर्चा। खाने का है सर, यदि आप इस पे फीड पे पालते हो सर? अगर फीड पे पाल रहे हैं तो। जी। तो सर इसकी मार्केट कहाँ है, कहाँ आप सेल करते हो जानवर को, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, वैसे तो मार्केट, लोकल मार्केट हर जगह है इसकी, लेकिन लोकल मार्केट में आप अपने फार्म को नहीं चला सकते। वहाँ तो आपके 2, 4, 5 मैक्सिमम 10-12 जानवर बिक जाएंगे। इसकी जो मेन मार्केट है वो नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट सारा जितना भी सुअर है वो सब नॉर्थ ईस्ट में सेल होने जाता है, दीमापुर में, आसाम में। तो वहाँ के ट्रेडर होते हैं, आपको उसमें कुछ नहीं करना होता, वो आपके फार्म पे आते हैं, आपका जानवर लेके जो भी उस समय रेट चल रहा होता है वो देके आपके जानवर अपने आप लेके चले जाते हैं। तो आज करेट की बात की जाए, कटिंग का सर क्या रेट है इस समय? 140 रुपए का रेट चल रहा है यहाँ पे। 140 रुपए केजी जी। और आजकल जो फीमेल का रेट क्या चल रहा है सर? प्रेग्नेंट फीमेल लेना चाहता है, प्रेग्नेंट 2 महीने की प्रेग्नेंट सर, आप ये मान के चलिए लेके 170 रुपए से 220 रुपए के बीच में, जहाँ आपका अच्छी डील बन जाए, इतना रेट है। लेकिन 170 में तो बहुत मुश्किल है। आप मान के चलिए मोटा मोटा 200 रुपए के आसपास आपको प्रेग्नेंट फीमेल, अच्छी फीमेल मिल जाएगी जी। सर जो एक फीमेल सर कितने दिन बाद सर ये बच्चा दे देती है सर ये? और साल में कितने बार बच्चे देती है सर? प्रेग्नेंट फीमेल का प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद क्रॉस होने की डेट जिस दिन होती है उससे 114 दिन का इनका जेस्टेशन टाइम होता है जी। 114 दिन बाद बच्चे देती है। और साल में सर कितने बार बच्चा देती है? अगर पूरी साइकिल की बात करें तो साल में आप 12 महीने में मोटा मोटा आप इनसे 2 बार डिलीवरी ले सकते हैं जी। क्योंकि इनका जेस्टेशन पीरियड भी है, फिर उसके बाद ये दूध भी पिलाती हैं, तो 2 बहुत अच्छे केस में 3 बार भी आप डिलीवरी ले सकते हैं। और बच्चे को सर कितने दिन बाद सर आप हटा देते हो तो उससे सर? इनको मैं 35 से 40 दिन में हटाता हूँ जी। जब मुझे दिखाई देता है कि हाँ बच्चा 8-9 किलो से ऊपर का हो गया है तो मैंने हटाया, लेकिन 35 दिन तो मैं लगाता ही हूँ। और इसके बाद सर आपके बच्चे को कौन सा फीड देते हो सर? मैं पहले संजीन दे रहा था और अब मैं ड्यूस का फीड खिला रहा हूँ। तो स्टार्टर चलता है शुरू में सर? हाँ, स्टार्टर लगभग जब तक ये 20 किलो के आसपास नहीं होते तब तक इनका स्टार्टर चलता है जी। उसके बाद फिर इनका दूसरा फीड आता है जी, तो वो चलता है। तो अलग अलग फीड है, अलग अलग वेट कैटेगरी पे है। तो जो कोई किसान भाई इस बिजनेस को करना चाहता है कैसे आए? बहुत सारे फार्मरों का कहना है कि ये बेकार बिजनेस है, इसमें बचत नहीं है। जो कोई किसान भाई इससे लॉस खा जाता है वो इसे बेकार बता रहा है, तो ऐसा क्यों है सर? देखिए, जो किसान लॉस खा के गए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने पहले इसके रिसर्च नहीं करी होगी, उन्होंने देखा होगा, समझा होगा, इसलिए वो इस बिजनेस में आए थे। तो ऐसा कोई नहीं करता जिसको पता चल गया कि भैया इसमें लॉस है उसके बाद भी वो अपना पैसा लगा दे। हाँ, लॉस होने के बाद आदमी काम कोई गलती निकालता है, लेकिन काम की कोई गलती नहीं होती, गलती आदमी की अपनी होती है। आप उसको टाइम नहीं दे रहे, मैनेजमेंट नहीं आपका सही है, कब उसे क्रॉस कराना है, कोई जानवर बीमार है आपको पता ही नहीं है, तो ऐसे तो कोई भी बिजनेस कर लीजिए, आप चाहे दुकान खोल लीजिए, अगर आप दुकान में भी टाइम नहीं देंगे तो नहीं चलेगी वो जी। तो मेन सारा मुद्दा टाइम का आता है। अगर आप टाइम दे रहे हैं, आपको चीजें पता है, प्रॉपर मैनेजमेंट है आपका, आपके हाथ में हर चीज है, तो फिर दिक्कत नहीं आती जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।